नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज शुरू करी थी उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, यानी कि जो डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब है उसको हम यहाँ पर चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने 3 क्लासें ऑलरेडी करा दी हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से लेकर जो लास्ट में कत्यूरी राजवंश हुआ है वहां तक इसको पढ़ाया है। आज हम इसमें बात करेंगे कुमाऊं का चंद राज्यवंश। देखिए फ्रेंड्स, चंद राजवंश के अंतर्गत आज का जो पहला पॉइंट हमारा होगा, चंद वंश की स्थापना से संबंधित जो तथ्य इतिहासकारों द्वारा हमारे सामने पेश किए गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं चंद वंश की स्थापना सोमचंद द्वारा की गई है, बट कुछ राइटर सोमचंद को न मानकर थोर चंद को यहाँ पर संस्थापक मानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सोमचंद को यहाँ पर संस्थापक मानते हुए चलेंगे। किस किस ने इसका उल्लेख दिया है और अपनी किस किताब में सोमचंद को संस्थापक माना गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट सभी को याद रखना है, जो सोमचंद है वो बाहर से यहाँ आया था। कोई झूसी कहता है, कोई कन्नौज कहता है, बट इतना कन्फर्म है कि वो बाहर से आया था और उसने अंतिम कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव की पुत्री से यहाँ पर शादी की और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री को दहेज के रूप में चंपावत की एक कोतवाल छावनी का नाम था कोतवाल, तो वो कोतवाल छावनी उसको भेंट की और वहीं पर उसने राजबंगा किले का निर्माण किया, जिसको सुई का किला भी कहते हैं, और वहीं पर चंदवंश की स्थापना की। वहीं से चंदवंश आगे बढ़ता है, तो ये पॉइंट सभी को याद रखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास चंदवंश की स्थापना को लेकर एक पुस्तक हमें प्राप्त होती है जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है? तो भद्रदत्त पांडे द्वारा ये अल्मोड़ा जेल प्रवास के दौरान 1937 में लिखी गई थी। तो पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है, कुमाऊं का इतिहास कब और किसने लिखी है। तो भद्रदत्त पांडे द्वारा जेल प्रवास के दौरान 1937 में अल्मोड़ा जेल के अंदर ये लिखी गई थी। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कुमाऊं का इतिहास पुस्तक में, जो भद्रदत्त पांडे हैं वो मानते हैं कि जो सोमचंद है वो झूसी से 700 ईस्वी में चंपावत या फिर कुमाऊं आया था। झूसी कहाँ पड़ता है, झूसी के बारे में हम बात करेंगे। तो झूसी है प्रयाग के निकट, प्रयाग यानी कि जो इलाहाबाद है, तो उसी के निकट एक जगह है झूसी। वो झूसी से कब आता है? तो 700 ईस्वी के अंदर आता है, ऐसा किसका मानना है? तो भद्रदत्त पांडे का मानना है। तो सोमचंद के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है। भद्रदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद कब और कहाँ से आया है? 700 ईस्वी में प्रयाग के निकट झूसी से सोमचंद कुमाऊं आया है। यहीं पर इसने ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी की और चंपावत के अंदर चंदवंश की स्थापना की। देखिए फ्रेंड, अगले जो राइटर हुए हैं एटकिंसन, तो एटकिंसन का मानना भी है कि ये प्रयाग के निकट झूसी से आए, बट ये 700 ईस्वी में नहीं आए हैं। कब आए हैं? 953 ईस्वी में ये कुमाऊं आए हैं। वहीं पर इन्होंने ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी की और चंपावत के अंदर राजभुंगा किले का निर्माण कराया और वहीं से चंदवंश की शुरुआत की है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, एटकिंसन के अनुसार कब और कहाँ से आए। तो एटकिंसन भी मानते हैं प्रयाग के निकट झूसी से आए हैं और 953 ईस्वी में ये आए हैं। अब अगले जो इतिहासकार हैं, सर्वमान्य भी इनको माना जाता है, जो इन्होंने तथ्य दिया है बिल्कुल सही भी माना जाता है, तो वो है हमारे पास जिनकी हम किताब पढ़ रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह रावत। तो इनकी जो हम ये किताब पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह रावत के बारे में बात करें तो इनका कहना है कि जो सोमचंद था वो कन्नौज उत्तर प्रदेश से 1025 ईस्वी में कुमाऊं आया और उसने ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी की है और वहीं पर चंद्रवंश की स्थापना की है। ब्रह्मदेव जो कि अंतिम कत्यूरी नरेश था, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव को माना जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आगे हमने ये पढ़ाया भी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सोमचंद के बारे में सर्वमान्य तिथि या प्रमाणित तिथि के बारे में बात करें तो 1025 ईस्वी जो कि अजरावत का मानना है, तो इसी को यहाँ पर प्रमाणित भी माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि हमने इससे जो पहली क्लास है उसमें पढ़ा था कि 832 से लेकर 853 ईस्वी तक या फिर 854 ईस्वी तक, इस बीच कत्यूरी वंश के सबसे प्रतापी शासक ललित सूर्यदेव शासन कर रहे हैं। देखिए भाई, ललित सूर्यदेव के बाद इनके पुत्र भूदेव आते हैं, फिर सुभिक्षराज देव आते हैं। अभी तो जोशीमठ ही है राजधानी, है ना। इसके बाद बैजनाथ जाएगी, वहाँ भी कुछ शासक शासन करेंगे और तब जाके ब्रह्मदेव का आगमन होगा। तो ये 700 ईस्वी में बताते हैं कि ब्रह्मदेव क्या है? अंतिम कत्यूरी शासक हैं। जबकि 832 से लेकर 854 के मध्य कौन है? ललित सूर्यदेव है, जो कि कत्यूरी वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। तो यहाँ पर 700 ईस्वी भद्रदत्त पांडे की जो डेट दी गई है इसको देखें तो ये यहाँ पर गलत प्रतीत होती है या फिर ये अप्रमाणित है। अगला आएंगे हम इस पे एटकिंसन। तो एटकिंसन भी मानते हैं 953 ईस्वी में आए हैं, है ना। जबकि 953 ईस्वी में राजधानी तो जोशीमठ के अंदर ही थी, उसके बाद बैजनाथ ट्रांसफर होगी, उसके बाद इनके शासक आएंगे, है ना, तब जाके ब्रह्मदेव यहाँ पर शासन करेगा। तो ये वाली तिथि भी गलत या फिर अप्रमाणित मानी गई है। अब जो अजय सिंह रावत हैं वो 1025 ईस्वी का यहाँ पर प्रमाण भी देते हैं। कैसा प्रमाण देते हैं? इनका मानना है
कि भारत पर जब गजनी का 17 बार आक्रमण होता है 1001 से लेकर 1027 तक, 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए जाते हैं। ये आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा। तो इसी बीच 1025 में क्या होता है, ये गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण करता है, उस क्षेत्र को विजित करता है और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश वाला कन्नौज क्षेत्र है उसको भी अपने अधिकार में लेता है। और उत्तर प्रदेश का एक शासक है चंद्रपाल फूर, चंद्रपाल फूर। तो इस चंद्रपाल फूर का एक वंशज है, एक भाई है सोमचंद, जो कि इसके डर से भागकर कुमाऊं की पहाड़ियों की ओर आता है। तो जैसे ही ये कुमाऊं की पहाड़ियों की ओर आएगा, बाद में ये यहीं बसेगा और ब्रह्मदेव की पुत्री से इसकी शादी होगी और चंपावत के अंदर ये चंद्रवंश की स्थापना करेगा। ऐसा कौन कहते हैं? डॉक्टर अजय सिंह रावत कहते हैं। और अगली हमें जो बुक प्राप्त होती है तारीख यामिनी। तो ये तारीख यामिनी किसकी है? ये फरिश्ता की है। और फरिश्ता का मानना है जो ये फूर है, फूर यानी कि जो चंद्रपाल फूर है, तो फूर का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है योद्धा, यानी कि महाप्रतापी शासक, योद्धा। और जो ये योद्धा है, जो ये फूर शासक है, ये किसके वंशज हुए हैं? जो सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है तो ये पोरस के भारत के अंदर राजपूत वंशज हुए हैं। तो पोरस का वंशज कौन था? तो सोमचंद था। ये किसका मानना है? तारीख यामिनी में फरिश्ता का ये मानना है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने हैं। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के अनुसार बद्रीदत्त पांडे ने सोमचंद की तिथि कब मानी है? तो 700 ईस्वी के अंदर ये कुमाऊं आया था, तो 700 ईस्वी मानी है। एडकिंसन ने कब मानी है? तो 953 ईस्वी में मानी है। और डॉक्टर अजय सिंह रावत का क्या मानना है कि जो सोमचंद है कन्नौज से आया था 1025 ईस्वी के अंदर और इसने अंतिम कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव की पुत्री से यहाँ पर शादी की और चंद्रवंश की स्थापना करी। और तारीख यामिनी पुस्तक किसकी है? तो फरिश्ता की ये पुस्तक है। तो ये 4 पॉइंट है, चारों आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड, अब तक हमने पढ़ा है जो सोमचंद को लेकर तथ्य थे कि सोमचंद ने ही चंद्रवंश की स्थापना करी है, तो उसके बारे में पढ़ा है। अब बहुत सारे जो राइटर हैं वो मानते हैं कि थोरचंद क्या था? चंद्रवंश का संस्थापक था। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो थोरचंद को संस्थापक माने जाने के प्रमाण है। तो यहाँ पर हमें फिलहाल 2 प्रमाण प्राप्त होते हैं जो ये बताते हैं कि थोरचंद चंद्रवंश का संस्थापक था। सबसे पहले जो प्रमाण है, हमें एक बुक यहाँ पर प्राप्त होती है जिसका नाम है रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, यानी कि जो कुमाऊं और गढ़वाल है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसके आधार पर इसको बताया गया है। तो रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है? तो 1813 में ये बुक प्रकाशित होती है और इसके जो राइटर हैं डब्ल्यू फ्रेजर साहब हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पुस्तक के अनुसार जो डब्ल्यू फ्रेजर है इनका मानना है चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? थोरचंद था। देखिए फ्रेंड, इस पुस्तक में यानी कि रिपोर्ट्स ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं पुस्तक में जो डब्ल्यू फ्रेजर है ये एक व्यक्ति का विवरण देते हैं जिसको कहा गया है चंदों का चाणक्य। चंद्रवंश का चाणक्य किसे कहते हैं? हर्षदेव जोशी को कहते हैं। तो ये हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर यहाँ पर कहते हैं कि जो थोरचंद था वो 16 से 17 साल की उम्र में कुमाऊं आया था और इनका मानना है ये भी झूसी से आया था, झूसी जो कि प्रयाग के निकट है ना। यानी कि संस्थापक को लेके हम यहाँ पर एक पॉइंट हमें कंफर्म है, इतना तो तय है कि जिसने भी स्थापना की होगी वो बाहर से आया है और यहाँ पर उसने आके शादी की, उसके बाद चंद्रवंश की स्थापना की है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रिपोर्ट्स ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं पुस्तक किसकी है? तो डब्ल्यू फ्रेजर की है। कब ये प्रकाशित हुई? तो 1813 में प्रकाशित हुई। इन्होंने चंद्रवंश का संस्थापक किसको माना है? तो थोरचंद को माना है। किसके विवरण के आधार पर इन्होंने थोरचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है? तो कुमाऊं के जो चाणक्य हुए हैं यानी चंद्रवंश के जो चाणक्य हुए हैं हर्षदेव जोशी, तो इनके विवरण के आधार पर इन्होंने थोरचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना है। अब अगली पुस्तक जो हमें प्राप्त होती है थोरचंद को संस्थापक मानने से लेकर, पुस्तक कौन सी है? तो किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल। तो किसकी ये पुस्तक है? तो फ्रांसिस हैमिल्टन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस पुस्तक को लेके 2 दिनांक हमें प्राप्त होती है। कहीं लिखा है 1818 में प्रकाशित हुई है और कहीं पर लिखा है 1881 में ये प्रकाशित हुई है। तो इसकी जो तिथि कभी एग्जाम में बन गया कि किंगडम ऑफ नेपाल फ्रांसिस हैमिल्टन ने कब प्रकाशित की है, तो 1818 या 1881 दोनों में से एक आंसर होगा। अगर 81 है तो ठीक है, नहीं तो 1818 होगा। अब आएंगे हम टॉपिक के ऊपर। देखिए फ्रेंड, ये पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल, इस पुस्तक में जो फ्रांसिस हैमिल्टन है ये कहते हैं एक व्यक्ति के हमें प्रमाण मिलते हैं जिसका नाम है जयदेव त्रिपाठी। तो जयदेव त्रिपाठी का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था कनकनिधि प्रेमनिधि, कनकनिधि प्रेमनिधि। इस कनकनिधि प्रेमनिधि का एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था थोहरचंद। देखिए फ्रेंड, जो थोहरचंद है ये कहते हैं कि थोहरचंद आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व कबीरपुर में आया था। कबीरपुर यानी कि जो नेपाल का एक परगना हुआ करता था, ये परगना था। तो ये थोरचंद आज से 350 साल पहले यहाँ आता है और नेपाल दरबार में या फिर नेपाली नरेश जो हुए हैं उनके दरबार में नौकरी करने लगता है। बाद में जैसे ही नेपाल शासक धीरे धीरे पतन होना शुरू होता है
तो थोरचंद क्या करता है, इसी कबीरपुर में चंदवंश की स्थापना करता है और बाद में यही कबीरपुर कुमाऊं नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। किंगडम ऑफ नेपाल में फ्रांसिस हैमिल्टन ने इसकी तिथि कब बताई है, तो आज से 350 वर्ष पूर्व, यानी कि जब इन्होंने अपनी पुस्तक 1881 या फिर 1818 में प्रकाशित की होगी, तो उसमें 350 अगर माइनस करेंगे तो 1465-68 के आसपास वो डेट निकल कर आती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं किंगडम ऑफ नेपाल जो पुस्तक फ्रांसिस हैमिल्टन ने दी है, इनके आधार पर कुमाऊं के चंदवंश का संस्थापक कौन है, तो थोवर चंद है। देखिए फ्रेंड्स, अब थोवर चंद को लेकर ये तथ्य यहाँ पर गलत प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर अजय सिंह रावत है उनका मानना है कि थोवर चंद का जो राज्याभिषेक है लगभग 1261 के अंदर यहाँ पर हुआ था, जबकि हैमिल्टन का मानना है आज से 350 वर्ष पूर्व, यानी कि 1468-65 के आसपास ये कुमाऊं आया था, जबकि इसका जो राज्याभिषेक मिलता है 1261 में मिलता है। दूसरी बात, इसको चंदवंश का संस्थापक न मानने के जो प्रमाण है, तो न मानने के सबसे पहला प्रमाण है कि सोमचंद द्वारा बनाया गया राजभुंगा का किला। अगर यहाँ पर सोमचंद संस्थापक ना होता तो ना ही राजभुंगा का किला बनता, ना ही वहाँ पर चाराल जो सोमचंद द्वारा 4 किलेदार नियुक्त किए गए, ना ही वो होते, ना ही कुमाऊं के अंदर मेरा और फर्त्याल इस जाति का कुमाऊं के चंदवंश के अंदर दबदबा होता। इसी के साथ साथ जो सोमचंद की चौथी पीढ़ी के शासक हुए हैं इंद्रचंद, तो इंद्रचंद द्वारा कुमाऊं में रेशम के कारखाने लगवाए गए, है ना, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया गया और नेपाल के रास्ते चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। अगर थोरचंद संस्थापक होता तो उससे पहले ये सारे काम नहीं हुए होते। इससे बड़ा जो प्रमाण है, 1191 में अशोक चल का यहाँ पर आक्रमण होता है, तो उससे पहले जो यहाँ पर शासक हुए थे वीणाचंद, तो वीणाचंद ने अपना जो कुमाऊं साम्राज्य है ये खसों से हार लिया था। बाद में अशोक चल के एक समकालीन शासक आते हैं राजा वीरचंद, तो ये वीरचंद क्या करते हैं, अशोक चल की सहायता से इन खसों से क्या करते हैं, अपना कुमाऊं वापस लेते हैं। इसके बारे में भी हमें प्रमाण मिलता है। तो यानी कि थोरचंद को यहाँ पर चंदवंश का संस्थापक मानना गलत होगा। अब आते हैं सोमचंद जो कि चंदवंश का संस्थापक है, इसी को बेस मानकर हम यहाँ पर चलेंगे। कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए चंदवंश का संस्थापक कौन था, अगर सोमचंद ऑप्शन में ना हो तब जाके आपको थोरचंद इसको सही आंसर करना है। देखिए फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सोमचंद जो कि चंदवंश का संस्थापक है। सबसे पहले ये सोमचंद आएगा, ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी करेगा और ब्रह्मदेव इसको चंपावत की कोतवाल छावनी, एक छावनी का नाम है कोतवाल, तो इस छावनी को दहेज स्वरूप अपनी पुत्री या दामाद को देगा। और यहीं पर जो सोमचंद है ये क्या करता है, सबसे पहले राजभुंगा किले का निर्माण करवाता है और चंपावती देवी के नाम पर चंपावत नगर बसाता है। देखिए फ्रेंड, जो ये राजभुंगा किला था ये सुई नामक स्थान पर ये बनाता है, जिस कारण इसको सुई का किला भी कहते हैं। तो सुई का किला या राजभुंगा किले का निर्माण किसने कराया है, तो सोमचंद ने यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, सोमचंद राजभुंगा किला भी बनाता है, चंपावत नगर भी बसाता है। इसके बाद जैसे ही ये अपना साम्राज्य आगे बढ़ाने को होगा तो कुमाऊं के अंदर 2 जातियां यहाँ पर निवास कर रही हैं, 2 जातियों का यहाँ पर दबदबा है, एक तो मेहरा है, दूसरा है फर्त्याल, है ना। तो ये मेहरा और फर्त्याल इन दोनों को यहाँ पर राजनीतिक शक्तियाँ दे देता है, कोटालगढ़ और दूसरा है डुंगरी। तो ये क्या करता है, इस कोटालगढ़ में मेहराओं को नियुक्त करता है और डुंगरी में फर्त्यालों को नियुक्त करता है, और ये राजनीतिक इसके सलाहकार भी होते हैं। तो आपको याद रखना है, जब सोमचंद कुमाऊं आया तो कुमाऊं 2 गुटों में विभक्त था, तो वो 2 गुट कौन से थे, एक तो मेहरा था, दूसरा फर्त्याल था। यानी कि जो मेहरा थे उनको कोटालगढ़ में नियुक्त किया गया और फर्त्यालों को डुंगरी क्षेत्र में इसके द्वारा नियुक्त किया गया। इसके बाद ये धीरे धीरे क्या करेगा, 4 किलेदार यहाँ पर नियुक्त करेगा, अपनी चारों दिशाओं की रक्षा के लिए 4 किलेदार नियुक्त करेगा। ये कौन कौन होते थे, कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी, जो 4 जातियां कुमाऊं के अंदर निवास कर रही थी, इन चारों को क्या करता है, ये अपने किलेदार नियुक्त करता है, जिनको कहा गया है चाराल। तो प्रश्न ये बनता है, कुमाऊं के अंदर चाराल की नियुक्ति किसने की है, तो सोमचंद ने की है। चाराल कौन थे, तो 4 जातियां थी जिनको सोमचंद ने किलेदार के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया था। कौन कौन थी, कार्की थी, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये चारों। अगर कभी पूछ लिया ये चाराल मूल तो कहाँ के थे, तो चाराल मूल तो नेपाल के थे, नेपाल के ये रहने वाले थे। अब इसके सेनापति के बारे में बात करें तो सोमचंद का सेनापति कौन था, तो कालू तड़ागी इसका सेनापति था। जैसे ही ये सेनापति बनाएगा तो उसके बाद साम्राज्य विस्तार के लिए सर्वप्रथम ये युद्ध भी करता है। तो सर्वप्रथम ये किस राजा को यहाँ पर परास्त करता है, तो दोनकोट के रावत राजा को ये यहाँ पर परास्त करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम सोमचंद ने किस राजा को हराया, दोनकोट के रावत राजा को इसने परास्त किया है। देखिए फ्रेंड, अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है, सोमचंद क्या था, एक मांडलिक राजा था। मांडलिक यानी कि
ऐसा राजा या फिर ऐसा शासक जो किसी के अधीन काम करता हो, किसी के नीचे काम करता हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? मांडलिक राजा। यानी कि जो ये सोमचंद था, ये नेपाल के शासकों को यहाँ पर टैक्स दिया करता था, यानी कि उनकी छत्रछाया में अपना शासन चला रहा था, नेपाल को बराबर टैक्स देता था। जिस दिन टैक्स नहीं देगा, नेपाल इस पर पुनः आक्रमण करेगा और कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लेगा। तो सोमचंद कैसा राजा था? एक मांडलिक राजा था। अब हम बात करें इसका जो समकालीन डोटी नरेश यानी कि नेपाल नरेश कौन था, जिसको ये प्रॉपर टैक्स दिया करता था, कर दिया करता था, जिसके अधीन ये काम कर रहा था, तो वो था जयदेव मल। तो ये भी आपको याद रखना है। सोमचंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था? तो जयदेव मल था। देखिए फ्रेंड, जो डोटी नरेश हुए हैं, इनका अन्य नाम रैका या राई है। इनको राई राजा या फिर रैका राजा भी कहते थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मल शासकों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो रैका या राई। अब इसके द्वारा जो कार्य करवाए गए कुमाऊं के अंदर, सबसे पहले इसमें था पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि गांव में इसने पंचायत बनाई और पंचायतों का जो मुखिया होता था उसको कहते थे बूढ़ा या फिर सयाना। जो ये सयाना या बूढ़ा था, इसका कार्य क्या होता था? गांव के अंदर टैक्स वसूल करना और राज दरबार तक पहुंचाना। इसी के साथ साथ ये गांव में पुलिस का भी काम करता था। तो इस टाइप से इसने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की है, यानी कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने की है? तो कुमाऊं के अंदर सोमचंद ने की है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो ये भगवान शिव को मानने वाला था, शिव का ये उपासक था। अब सोमचंद के बाद यहाँ पर जो शासक हमें प्राप्त होते हैं, इसके बाद आत्मचंद है, पूर्णचंद है, उसके बाद इंद्रचंद यहाँ पर आता है। तो शुरुआत के 4 जो शासक हैं ये आपको याद रखना है, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद। तो आत्मचंद और पूर्णचंद का कुछ विशेष योगदान कुमाऊं के चंद्रवंश के लिए हुआ नहीं है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर इंद्रचंद के 1-2 पॉइंट मिलते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण यहाँ पर होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो एडकिंसन है, इतिहासकार जो हुए हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में लिखा है। तो ये कहते हैं कि कुमाऊं के अंदर जो रेशम कारखाने हैं, रेशमी कपड़े बनाने के कारखाने हैं, इनको कुमाऊं के अंदर किसने स्थापित किया है? तो इंद्रचंद ने किया है। और ये रेशम के कीड़े कहाँ से लाया था? तो रेशम के कीड़े ये नेपाल के रास्ते चीन से लाया था और चीन के साथ इसने व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए थे। तो ये आपको याद रखना है। कुमाऊं के अंदर रेशम के कारखाने या फिर रेशमी कपड़े बनाने के कारखाने किसने स्थापित किए? तो इंद्रचंद ने यहाँ पर स्थापित किए हैं। कहाँ से ये रेशम लाया था? तो नेपाल के रास्ते ये चीन से रेशम लाया था। देखिए फ्रेंड, इसके समय एक प्रथा प्रचलित थी, तो वो थी पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पटरंग वाली प्रथा का संबंध किस शासक से है? तो राजा इंद्रचंद से है। इसमें क्या होता था? जितना झूठ फैलाओगे उतना रेशम पर कलर चढ़ेगा। तो झूठ फैलाने वाली ये प्रथा थी, झूठ बोलना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे इसमें वीणाचंद। वीणाचंद जैसे कि हमने बताया है, इसके समय खसों ने क्या किया है? कुमाऊं को अपने अधिकार में लिया है और लगभग 200 सालों तक कुमाऊं पर अधिकार किया है। तो वीणाचंद को इसी कारण बिलासी राजा भी कहा गया है, क्योंकि राजकाज में इसका मन नहीं लगता था, जिस कारण खसों को यहाँ पर सर उठाने का मौका मिल गया और कुमाऊं को अपने अधिकार में इससे ले लिया। अगला पॉइंट है, खस राजाओं ने इससे कुमाऊं छीन लिया। जैसे हमने बताया है, ये बिलासी राजा था, इसीलिए खसों ने इससे कुमाऊं को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद हमें एक पॉइंट और प्राप्त होता है कि जो अशोक चल है, नेपाली शासक हुआ है, तो ये क्या करता है? 1191 ईस्वी के अंदर उत्तराखंड पर या कुमाऊं पर आक्रमण करता है और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेता है। इसका जो प्रमाण है, कहाँ से ये प्रमाणित होता है कि अशोक चल ने यहाँ पर आक्रमण किया होगा? तो इसके प्रमाण के बारे में देखें तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख, यानी कि गोपेश्वर का जो गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ पर एक त्रिशूल रखा गया है। तो वहाँ से एक त्रिशूल लेख प्राप्त होता है, यानी कि उस त्रिशूल पर एक लेख लिखा गया है जो राजा अशोक चल का प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ एक व्यक्ति हुआ है पुरुषोत्तम सिंह। तो पुरुषोत्तम सिंह का एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है बोधगया। तो बोधगया कहाँ पर है? तो बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर है। तो यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें अशोक चल को खसदेश का राजा बताया है। खसदेश यानी कि संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं और जो नेपाल वाला क्षेत्र है, यानी कि मध्य हिमालय जो क्षेत्र है, उसको खसदेश बताया गया है। अगला जो एक शासक इसके बाद और आक्रमण करता है उत्तराखंड के अंदर, उसका नाम था कराचल देव। तो कराचल देव भी अशोक चल का ही वंशज हुआ है। तो ये 1223 के अंदर ये क्या करते हैं? उत्तराखंड पर आक्रमण करते हैं, इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेते हैं। इसका जो प्रमाण है हमें कहाँ से प्राप्त होता है कि कराचल देव ने यहाँ पर अधिकार किया है? तो बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत के अंदर है, वहाँ से इनका एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का यहाँ पर उल्लेख दिया गया है, या इनकी सूची यहाँ पर दी गई है। मांडलिक राजा जैसे हमने बताया है, किसी के अधीन काम करने वाले जो शासक होते हैं, यानी कि अशोक चल के अधीन जो काम करने वाले शासक थे, तो उनका यहाँ पर नाम दिया गया है, जिसमें से 3 चंद्रवंशीय शासक भी यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तो इससे भी पता चलता है चंद्रवंश के जो शासक थे, नेपाल के अधीन काम करते थे, उनको ये टैक्स दिया करते थे। अगला जो हमें ताम्रपत्र प्राप्त होता है, वास्ते ताम्रपत्र, जो कि पिथौरागढ़ के अंदर से प्राप्त होता है।
है ना। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है वास्तविक ताम्रपत्र किससे संबंधित है, किसका इसमें उल्लेख किया गया है। देखिए फ्रेंड, ये वास्तविक ताम्रपत्र मोहन थापा का हमें प्राप्त होता है। मोहन थापा द्वारा ये वास्तविक ताम्रपत्र लिखवाया गया है। मोहन थापा जो कि नेपाली शासक हुए हैं। और यहाँ पर ये बताते हैं कि यहाँ का जो सामंत राजा है वो कौन है, शक्तिबम है। यानी कि पिथौरागढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ का शासक कौन हुआ करता था, शक्तिबम हुआ करता था, जो किसके अधीन काम करता था, मोहन थापा के अधीन काम करता था। सामंत का अर्थ होता है जो मांडलिक राजा है, मांडलिक, है ना। सामंत बोलो चाहे मांडलिक बोलो एक ही बात है, या ठकुरी राजा बोलो तब भी एक ही बात है ना, किसी के नीचे काम करने वाले। तो वास्तविक ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है, तो सामंत राजा शक्तिबम का उल्लेख है। और किससे ये संबंधित है, तो मोहन थापा से ये संबंधित है। अगला जो हमें चंद्रवंश का शासक मिलता है वीरचंद। तो वीरचंद क्या करता है, इससे पहले जो शासक हुए हैं वीणाचंद, तो वीणाचंद ने कुमाऊं क्षेत्र खसों से हार लिया है। बाद में वीरचंद क्या करते हैं, खसों के एक राजा हुए हैं सोपाल, खस राजा हुआ है सोपाल, ये पॉइंट भी याद रखना है। सोपाल की यहाँ पर ये हत्या करता है और खसों से कुमाऊं को वापस छीन लेता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। खसों को कुमाऊं से पुनः वापस किसने प्राप्त किया है, वीरचंद ने किया है। जबकि कुमाऊं को किसने खसों से हारा था, तो वीणाचंद ने हारा था। देखिए फ्रेंड, जब अशोक चल का आक्रमण होता है 1191 के अंदर, तो उस समय जो चंद शासक थे कौन थे, तो वीरचंद थे। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अशोक चल का समकालीन चंद्र नरेश कौन था, तो वीरचंद यहाँ पर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से उस पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।